अरे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। Alright guys, subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, बात करेंगे किसानों की। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इतना बड़ा फैसला हो गया, राज्यों के कृषि मंत्रियों ने कब इस पर अपनी राय दी, सार्वजनिक जानकारी कम है। क्या किसानों के संगठनों से इस बारे में पूछा गया, सार्वजनिक जानकारी कम है। अब नया कानून समझिए, मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ये मेरा सवाल है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट को हटा दिया था और ये आर्गुमेंट थी कि एपीएमसी एक्ट के हट जाने से जो मोनोपोलीज हैं वो टूट जाएंगी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अच्छा होगा, इंटरमीडिएट्स यानी मिडलमैन जो हैं वो हट जाएंगे और इस तरीके से किसानों को ज्यादा इनकम होगी। लेकिन अब 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में हमने देखा है कि वो जो मिरेकल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिहार में वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि कोई रेगुलेशन ना होने के करके मंडियों का जो ढांचा था वो बिल्कुल और भी खराब हुआ। और उसके साथ हमने देखा है कि कमीशन एजेंट्स का जो रोल है वो बिहार में बढ़ गया। और अगर ये 14 साल में बिहार ने मंडियां एपीएमसी की नहीं हटाई होती और उनको डेवलप किया होता तो शायद हम देख पाते कि जो बिहार से जो आउट माइग्रेशन हर साल होता है, या अभी हमने जो रिवर्स माइग्रेशन में देखा कि जितने भी लाखों करोड़ों लोग जो वापस गए हैं, पैदल चलकर गए हैं या वैसे किसी तरीके से पहुंचे हैं अपने गांव में, उसमें काफी हद तक जो लोग हैं वो ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ गए हैं। और वो इसलिए है क्योंकि अगर एग्रीकल्चर, जिसमें कि 80% पॉपुलेशन बिहार की इन्वॉल्व है, अगर वो नहीं अपने विकास देख पाई या नहीं डेवलप कर पाई तो माइग्रेशन ही उनके पास एक कन्वीनियंट एक रास्ता रह जाता है। किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आमदनी में खेती का योगदान 18.2% था, जो 2019-20 में गिरकर 16.5% हो गया। 2016-17 में अधिकतम 6.3% की वृद्धि दर्ज हुई थी, जो 2019-20 में गिरकर 2.8% पर आ गई। ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। 2022-23 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है, इसी के लिए सब हो रहा है। बस कोई यह नहीं बताता कि सरकार इस वक्त कितनी आमदनी मानती है जिससे वो डबल करना चाहती है। लेकिन इसका भी नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि औसत आय बताने का डेटा 2015-16 के बाद आना बंद हो गया। आपकी जेब में 50 रुपए हो और उसे 100 रुपए करने की कोई बात करे तो मान सकते हैं कि बात हो रही है। बाद में कोई यह ना कहे कि हमने तो 5 का 10 करने को कहा था, 50 का 100 नहीं। एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक बाजार, सब कुछ एक ही राष्ट्रवादी रहेगा, बाकी 2 देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि 20 सितंबर को सरकार ने किसानों के हित का दावा करते हुए कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी,
किसानों के भले के लिए सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए, लेकिन इन कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी 20 सितंबर से आज 26 नवंबर है, लगातार जारी है। करीब 2.5 महीने पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इसके तहत किसानों को मंडियों के बाहर भी कृषि उपज बेचने की छूट होगी। लेकिन पहले संसद में विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया, फिर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए, जो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर किसानों को उकसा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर एमएसपी पर दिक्कत हुई तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन भोले भाले किसानों को उकसाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। और अब किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। आंदोलित किसान दिल्ली की तरफ, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली की तरफ निकल पड़े। वो हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के किसान हों, कि दिल्ली में सुनवाई होगी हमारी बातों की। मोदी सरकार का वोट बैंक किसान भी होते हैं। अगर कानून किसानों के खिलाफ है तो सरकार ऐसे कानून पर क्यों अड़ी हुई है? किसानों का नुकसान हो रहा है तो किसका फायदा करना चाहती है सरकार? इस पर आज विस्तार से बात। सबसे पहले तो आप इन 3 बिल्स को समझ लीजिए। पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, अंग्रेजी में से कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। आवश्यक वस्तु कानून 1955 में बनाया गया था। इसके तहत सरकार यह तय करती है कि किसी सामान का कितना भंडारण, स्टोरेज हो सकता है। कालाबाजारी रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। अब सरकार इसमें संशोधन कर सिर्फ युद्ध या किसी आपदा के वक्त ही भंडारण का नियमन करेगी। मतलब तब ये तय कर सकती है कि भाई आप फलानी दाल या ठिकाना अन्न इतना जमा नहीं कर सकते, बाकी टाइम स्टोरेज पर कोई रोक नहीं होगी। दूसरा बिल है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। इसके तहत सरकार ने छूट दी है कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। 1 कंट्री 1 मार्केट, और कोई भी किसान से उपज खरीद सकता है। तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। इसके तहत किसान फसल बोने के वक्त ही खरीदार से समझौता कर सकते हैं कि वो किस दाम पर बेचेंगे, यानी उत्पादन से पहले ही भाव को लेकर समझौता होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी इन कानूनों में है। सरकार ने जून में अध्यादेश के जरिए ये कानून लागू किया था। अध्यादेश एक तरह का राष्ट्रपति का आदेश होता है जो संसद से पास किए कानून की तरह ही होता है, लेकिन तभी जब संसद नहीं चल रही हो। जब संसद नहीं चल रही तब अध्यादेश, और जब संसद चल रही है तब वो कानून की शक्ल में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना जरूरी है। संसद शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर अध्यादेश को बिल की शक्ल में संसद से पास कराना होता है, और नरेंद्र मोदी सरकार अब वही कर रही है और इसी पर विरोध हो रहा है। इन 3 बिलों का विरोध नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल का, यानी जिसके तहत एपीएमसी के बाहर भी किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, उस बिल का। इसको लेकर किसानों का विरोध क्या है, पहले ये जानते हैं। अध्यादेश को जरूरी था कोरोना काल में, क्या इमरजेंसी थी देश के ऊपर? आज इसमें अध्यादेश लेकर आए, किसी इमरजेंसी में अध्यादेश लिया जाता था, लेकिन तो क्या किसी किसान ने कहा था मेरा अध्यादेश लेकर आओ, हम मर रहे हैं? किसान को और मारने पे लगे हुए हैं। सरकार एपीएमसी के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है। जब कोई ये कहता है कि एपीएमसी वाला सिस्टम सही नहीं, तो सही गलत का तौल हम इस बात से कर सकते हैं कि ये लागू ही क्यों किया गया था, ये सिस्टम लाया क्यों गया था और अब क्या दिक्कतें हैं। आजादी के बाद 1950 के दशक में ज्यादातर राज्यों ने एपीएमसी एक्ट लागू किया। जरूरत क्या थी? जरूरत यह थी कि उस वक्त किसान कर्ज में डूबे थे, लाला साहूकारों के चक्कर में फंसे रहते थे। किसान कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी उपज खेत से ही कर्ज देने वाले ले जाते। साहूकारों की मनमानी, औने पौने दामों पर उपज लेते, किसान को सही दाम नहीं मिलता। इस कुचक्र से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकारों ने एपीएमसी एक्ट लागू किया, ताकि ऐसे ही कोई किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर खेत से फसल न ले जा पाए। एपीएमसी एक्ट में तय हुआ कि फसल सिर्फ मंडी में बिक सकती है, और वहां भी किसान से उपज वही खरीदेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। व्यापारी बोली लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कीमत किसान को मिले। हर राज्य को एपीएमसी मंडियों के हिसाब से बांटा गया और मंडियों के संचालन के लिए चुनावों की व्यवस्था की गई। अब एपीएमसी में उपज कैसे बिकती है वो सिस्टम भी समझ लीजिए।
फसल की कटाई के बाद किसान अपनी उपज बेचने के लिए एपीएमसी मंडियों में जाता है। वहां अड़तियों की दुकानें होती हैं। अड़तिया कौन है? अंग्रेजी में इन्हें कमीशन एजेंट कहते हैं। कमीशन पर काम करने वाले बिचौलिए समझिए, किसान और व्यापारी के बीच की कड़ी। अक्सर बात उठती है कि इन अड़तियों और बिचौलियों के चक्कर में किसान को सही कीमत नहीं मिलती अपनी फसल की। एपीएमसी वाली व्यवस्था के खिलाफ ये सिर्फ एक तर्क है, और भी तर्क हो सकते हैं। जिन परिस्थितियों में ये एक्ट लागू हुआ तब इसकी जरूरत थी। वक्त के साथ इसमें कुव्यवस्थाएं पनपने लगी। नियमों के हिसाब से एपीएमसी मंडियों में किसानों के अनाज पर बोली लगाई जाती है, लेकिन बिचौलियों ने इसकी सिर्फ एक औपचारिकता भर रखी। बिचौलियों और अड़तियों की आपसी गठजोड़ से किसानों को कम दाम दिया जाता है। इसके अलावा अनाज की क्वालिटी में कमियां निकालकर भाव कम कर दिया जाता है, लेकिन फिर बिचौलिए उसी अनाज को ऊंचे दाम में बेचते हैं, यानी किसान पिसता है। इसलिए एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की कवायद कई सालों से चल रही है। 2003 में भी केंद्र सरकार ने मॉडल एपीएमसी एक्ट बनाकर इसे लागू करने के लिए राज्यों को कहा था। बिहार जैसे कई राज्यों ने पुराना एपीएमसी एक्ट खत्म भी किया था। और अब मोदी सरकार क्या नई व्यवस्था चाहती है? नए बिल के मुताबिक एपीएमसी मंडियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाहर भी उपज को बेचा जा सकता है। यानी ये किसानों पर है कि वो अनाज या गल्ला मंडी में ले जाकर अपना अनाज बेचना चाहते हैं, या मंडी के बाहर कहीं किसी कंपनी, फैक्ट्री या कारखाने में सीधे बेचना चाहते हैं। दोनों विकल्प रहेंगे, ओपन मार्केट रहेगा। इसका विरोध क्यों होना चाहिए, ये बात समझ नहीं आती। खरीदने वाले ज्यादा होंगे या बेचने के ज्यादा विकल्प होंगे तो जाहिर तौर पर किसानों को पहले से बेहतर मिलेगा, लेकिन अड़तियों या बिचौलियों का नुकसान हो सकता है, उनका कमीशन घट सकता है। इसके अलावा किसानों का क्या कहीं नुकसान है? ये सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से। सुनिए उनकी राय। अमेरिका और यूरोप में इतना भयंकर संकट है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में तो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते या नहीं बताना चाहते। अब देखिए, 7 दशकों से अमेरिका में ये ओपन मार्केट इकोनॉमी थी। वहां पर कोई एमएसपी नहीं है, वहां पर कोई एपीएमसी की मंडी नहीं है, वहां पर पूरा नेटवर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रूरल का, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि वहां पर वॉलमार्ट भी है जिसके पास कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है? ये भी हम जानते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है शिकागो में। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस। The chief economist of the US Department of Agriculture has gone on record saying कि American farmers की जो income है since 1960s has been on a steep decline. आजकल भी अगर हम देखें तो the rate of suicide in rural America is 45% higher than the rate of suicide in urban America. जो bankruptcy खड़ी है किसानों के सिर पे वो $425 बिलियन की है। अब मुझे बताइए कि जो मॉडल वहां पर फेल हो चुका है, जो यूरोप में फेल चुका है, यूरोप में आज अगर टिका हुआ है एग्रीकल्चर तो वो सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है। हम जानते हैं कि ओईसीडी कंट्रीज की सब्सिडीज हर WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले चर्चा में होती है, और वो इतनी सब्सिडीज हैं कि जो मार्केट है एक्चुअली वो सर्वाइव करती है या थ्राइव करती है उन सब्सिडीज के सिर पर। अभी देखिए ओईसीडी की फिगर्स हैं, लेटेस्ट जो फिगर है 2018 की है मेरे पास, कि $246 बिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर में जाती है, जिसमें $100 बिलियन सिर्फ यूरोप के लिए जाता है। और वो अगर यूरोपियन एग्रीकल्चर में आप ये हटा दीजिए सब्सिडीज तो उनका एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं देख सकते अमेरिका और यूरोप से आगे? ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया के लिए हमें वो फेल्ड मॉडल नहीं चाहिए? व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर कंट्रीज? वहां तो सब्सिडीज थी, ह्यूज सब्सिडीज। अब देखिए अमेरिका में हर फार्मर को एवरेज जो है $60,000 हर साल मिलते हैं एज सब्सिडी सपोर्ट। इंडिया में $200 से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट नहीं मिलती। शुरुआत सुधीर चौधरी से। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही इस व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि किसानों के आंदोलन में विदेशी शक्ति, विदेशी एनजीओ, विपक्षी राजनीतिक दल और साथ में देश विरोधी तत्वों की भूमिका है। देश की तमाम सरकारी खुफिया एजेंसियां जो न देख सकी, उसे इस व्यक्ति ने फिल्म सिटी की सेक्टर 16A की बैरक में बैठे बैठे ही देख लिया। इस आंदोलन में इस तरह की मांग उठाए जाने से अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। यानी अब हर व्यक्ति अब इसमें अपनी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो, चाहे वो विदेशी एनजीओ हो, चाहे वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हो, चाहे वो खालिस्तान वाले हो। कृषि उपज बेचने की छूट होगी, लेकिन पहले संसद में विपक्ष में ने इसका जोरदार विरोध किया। फिर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ, और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए जो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर किसानों को उकसा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को
चुनौती देते हुए कहा है कि अगर एमएसपी पर दिक्कत हुई तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन भोले भाले किसानों को उकसाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। किसान कहते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि नहीं कहीं भी जाकर बेचो, दरअसल मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमें मिलेगा ही नहीं माल, हमें कीमत नहीं मिलेगी, वाजिब दाम नहीं मिलेगा। और वैसे भी इस देश में सिर्फ 6% जो उत्पादन होता है फसलों का, उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, बाकी वैसे ही बाजार के हवाले हैं और वहां पर कम कीमत पर दिया जाता। धान 1868 से लेकर 1888 रुपए का दाम है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए में भी बिक रहा है बहुत सी जगह, उत्तर प्रदेश में खासकर 1600-1700 भी है। इसकी हालत फिर भी थोड़ी ठीक है। मक्का 1850 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 800, 850, 950, 1050, 1100 तक, लगभग आधी कीमत में। अरहर 5800 रुपए प्रति क्विंटल, 2750 से 3200 रुपए। कपास 5515 रुपए, 2800 से 3000 रुपए। उड़द 6000 रुपए, वो 3050 रुपए, आधी आधी कीमतों में बिक रही है फसलें। और गन्ने की बात भी मैं यहां पर जोड़ दूं, जहां पर सीधी पर्ची कटती है, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पर अभी भी बकाया जो है, ये नहीं कि कम कीमत पर उनका गन्ना खरीदा जा रहा है, लेकिन वो गन्ना मिल में उतार देता है और 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश में बकाया है। तो किसान ने अपनी फसल भी उतार दी और अभी 5-6 महीने का पैसा आना बाकी है, 8-8, 9-9 महीने भी है कई जगह पर। सरकार कहती है नहीं, ये प्रायोजित है, ये विपक्षी दल जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। हकीकत क्या है? इसके लिए हमारी ये मांग है कि ये कानून हर हाल में रद्द किए जाएं। मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया, ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है, क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं, आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। क्या मोदी सरकार ने कुछ बड़ा गलत कर दिया है या फिर विपक्ष तूफान खड़ा कर रहा है? वो ये 70 साल पहले होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ने करा है, तभी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। क्या नेताओं को प्रदर्शन पे लगा रखा है? कृषि के एक्सपर्ट है, ये कह रहा है कि 70 साल पहले होना चाहिए था, ये फायदेमंद है। आप क्यों उतारू हुए बोलने पर ये नुकसानदायक है? इन नेताओं ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने इन तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताया है। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो।
तो आपने देखा राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों को भड़काने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह आंदोलन कहीं रुक ना जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन कहीं रुक ना जाए। इसलिए पूरा जोर लगा दिया उन्होंने किसानों को भड़काने में। इस किसान आंदोलन के पीछे और बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत सारे नेता इस आंदोलन की गाड़ी में, देखिए ये पूरा आंदोलन अब एक मुहिम बन चुका है और जो नेता चुनाव हार चुके हैं पिछले साल 2019 में, वो सारे नेता चुनाव हारने के बाद अब इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा मौका देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी शानदार गाड़ी तैयार की है किसानों ने इस आंदोलन के बल पर, उस गाड़ी में राहुल गांधी सवार हो जाएं और कांग्रेस की डूबती नैया को वो किसी तरीके से पार लगा सके। और देश में दंगा करवाना चाहते हैं दोस्तों, ये नहीं चाहते कि समाधान निकले। पहले ये शाहीन बाग में फेल हो गए दोस्तों, इनकी दंगे वाली साजिश हाथरस ने भी नाकाम हो गई। अब ये लोग किसानों को भड़काकर एक बार फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। किसान 14 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर देंगे और टोल प्लाजा भी फ्री करा देंगे। अरे जब हाईवे ही बंद करना है तो टोल प्लाजा फ्री करा के क्या करोगे? कर दो बंद। लोकतंत्र में आजादी का मतलब यह नहीं कि देश को बंधक बना लो, लेकिन मैं सरकार और किसानों से आज कहना चाहता हूं, अपनी अपनी जिद जेब में रखो, देश के बारे में सोचो। हमें आप लोगों के हक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा देश नहीं रोकना चाहिए। देश रोकेगा तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी तस्वीर है जो सरकार की हजारों तस्वीरों और दलीलों पर भारी पड़ जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा सिग्नल है, एक बहुत अच्छा संदेश है सबके लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बातचीत मेज पर हुई लेकिन खाना जमीन पर बैठ। You know, try to understand those people who are not earning their bread. They can't understand this thing. देखो जी, ये जो मेहनत की कमाई खाते हैं ना, ये उनको समझ में आएगी, हराम का खाने वालों को समझ में नहीं आएगी। तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर गए, जमीन पर बैठकर खाया। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। मैसेज वो जो देना चाहते हैं वो आपके समझ में नहीं आएगा। जिस दिन ईमानदारी से अपनी रोटी कमाओगे समझ में आ जाएगा। क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? मतलब बात समझ रहे हो, इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ये किस लिए, क्या वजह। बोल रहे हैं कि सरकार की रोड पे चल के आए हो। सरकार ने रोड भी तो बनाई, सरकार ने रोड बनाई क्योंकि किसानों ने भी टैक्स दिया होगा ना। मतलब जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा तो कृषि का भी है। क्या कुछ भी बकचोदी, समझ नहीं पाया भाई। बात को समझने के लिए सच में आपको ईमानदारी से रोटी कमानी होगी। वो भी तो सरकार ने बनाई होगी। अगर सरकार का बॉयकॉट कर रहे हैं तो सड़क पर चलकर नहीं आते, फिर उड़कर आते। बहुत सारी वाले। And here is the exact explanation of the entire thing. सरकार के साथ मेज पर बैठकर बातचीत करने आए इन किसान नेताओं को इस बात का ख्याल रहा कि अनगिनत किसान दिल्ली की सीमा पर जमीन पर बैठे हैं। किसी को ये बना देते हैं अर्बन नक्सली, किसी को बनाते हैं एंटी नेशनल। जब जो अगर अब डॉक्टर्स ने अपना हक मांगा वो मिसगाइडेड है, स्टूडेंट्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है, फार्मर्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है। मतलब भारत की आधी पूरी आबादी मिसगाइडेड है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मिसगाइडेड है। सही कौन है? अब बात क्या है? बात ये है कि हमारे जो बिहार का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, यूपी का किसान है, वहाँ मंडी नहीं है। वो जैसे आपने उनको गरीब करके रखा हुआ है, उनको लताड़ा वही चाहते हो। पंजाब और हरियाणा का किसान भी वैसा बिगाड़ दें। मतलब आप चाहते हो कि जो उनकी दुर्दशा है इनकी भी दुर्दशा करें। अब ये बोलते हैं हमारी दुर्दशा मत करो, तो ये मिसगाइडेड है, ये आतंकवादी हैं। एक बात सिंपल बता दीजिए, बिहार में 2006 में एपीएमसी हटी थी, मोनोपोली, सो कॉल्ड मोनोपोली हटी थी। बता दो कौन सा ऐसा पंजाब का किसान है जो चाहता है कि नहीं असी पंजाब दी जमीना बेच के बिहार चलिए।
अगर ये बात होती कि ओपन मार्केट से हिंदुस्तान की किसानी का हल होता तो आज बिहार से लोग पंजाब में नहीं आते, पंजाब वाले बोरी बिस्तरा बन के असी बिहार जाते। क्यों? भी गलत गल है। पहले की सरकारों ने हमें बीमार किया, मोदी ने हमें आईसीयू में डाल दिया, इतना ज्यादा खराब कर दिया है। और ये जो बोलना चाहता है कि इन तीनों किसानों से खुला बाजार आजादी दे रहा है, आजादी हमें छोटू राम ने दिलाई थी मंडियां लाकर, और ये हमें मंडियों से बाहर करके आजादी दे रहा है। यूएस के अंदर क्या कर दिया? यूएस की सारी किसानी इस ओपन मार्केट ने खराब की। बिहार में, यूपी में, पूरे इंडिया के अंदर आपको क्या हाल है? हमारी मंडियों में घास उग जाएगी, कचरा उग जाएगा अगर ये 3 बिल आ गए। ये पूरी की पूरी एक पूरी साजिश है। ये पूरी जो किसानों को निकालना चाहते हैं खेती से, इनको अर्बन स्पेसेस में अच्छा चीप लेबर मिल जाए। भारत बंद पर आज का अपडेट देते हैं। आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे देश की 20 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया था। ये वो 20 राजनीतिक पार्टियां हैं जो पिछले ही साल लोकसभा चुनाव में हार चुकी हैं। इस दौरान देश भर के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। इस बंद का असर मिला जुला रहा। जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां इस बंद को सफल दिखाने की पूरी कोशिशें हुई, जबकि बाकी के राज्यों में इस बंद का बहुत ही आंशिक असर दिखाई दिया। यानी आप इसे संपूर्ण भारत बंद तो कहीं से भी नहीं कह सकते। इस बंद को लेकर सफलता की जो उम्मीद ये 20 विपक्षी पार्टियां लगा रही थीं, उन्हें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। फियर्स हैं जो फार्मर्स व्यक्त कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कोशिश की कि मिनिस्ट्री में बात की जाए। मिनिस्ट्री में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अगर किसी को ना पता हो तो जी न्यूज़ को पता है, जी न्यूज़ को बाइट देते रहते हैं, बाकी किसी के सामने भी नहीं आते हैं। फार्मर से बात करने का भी टाइम उनके पास नहीं है। एनीवे, बात याद रखने की है। अच्छा, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं। ये बोलेंगे भाई खालिस्तान है? नहीं, ये बिल्कुल अभी बोलने वाले हैं। बिल्कुल यही यहाँ पे किसानों ने दूसरे तरह से भी पुलिस को ले लिया। देखो सुनो। ये क्या प्रोटेस्ट का डीएनए बता रहे हैं? बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है।
एक इशू ये था कि नए लॉज में किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिविल कोर्ट को अप्रोच करने का किसी डिस्प्यूट के केस में। अगर कोई डिस्प्यूट होता तो उन्हें एसडीएम के लेवल पर ही उसे रिजॉल्व करना था। सरकार ने अपने नए प्रपोजल में कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट ले आएंगे कि किसानों को ये ऑप्शन अवेलेबल कराया जाए, उनके पास सिविल कोर्ट में जाने तक का ऑप्शन हो। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू ये था कि किसानों को डर है एपीएमसी मंडी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंडी के बाहर कोई टैक्सेस नहीं है और मंडी में टैक्सेस हैं। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने अपने प्रपोजल में कहा कि वो ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑप्शन होगा, वो प्राइवेट मंडीज पर भी टैक्स चार्ज कर सकते हैं। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी एपीएमसी मंडी के लिए और एपीएमसी मंडी के बाहर, क्योंकि सिमिलर से टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। तीसरा इशू ये था कि किसानों को डर है चीटिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार के नए लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी सिर्फ एक पैन कार्ड के बेसिस पे किसानों से क्रॉप्स परचेज कर सकता है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने प्रपोज किया वो ऐसे अमेंडमेंट्स लाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी जाए ट्रेडर्स को रजिस्टर करने की और अपने रूल्स बना सकें वो लोकल सिचुएशन को माइंड में रखते हुए। अगला एक और बहुत बड़ा इशू ये था कि किसानों को डर है एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एपीएमसी मंडी के अंदर एमएसपी लगता है, एपीएमसी मंडी के बाहर कोई एमएसपी नहीं है। सरकार ने अपने प्रपोजल में कहा कि सरकार रिटन अश्योरेंस देने को तैयार है कि जो एग्जिस्टिंग एमएसपी सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे सरकार के प्रपोजल के कि सरकार क्या अमेंडमेंट्स करने को राजी हो गई है एग्जिस्टिंग फार्म लॉज में, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों ने सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? अब मैंने जब इस प्रपोजल के मेन पॉइंट्स पहली बार पढ़े दोस्तों, मुझे देखकर लगा कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स उन फार्म लॉस से आ सकती थी, जो खतरा किसानों को पहुंच रहा था उन फार्म लॉस से, ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है इन अमेंडमेंट्स। लेकिन किसानों का कहना है दोस्तों नहीं, ये जो बातचीत का फेज था, ये जो अमेंडमेंट्स का फेज था, ये ऑलरेडी गुजर चुका है। अगर सरकार ने इन लॉज को बनाने से पहले किसानों से बातचीत करी होती, उनके कंसर्न्स पूछे होते, उनके इश्यूज के बारे में बात करी होती और फिर लॉ को बनाया होता इन अमेंडमेंट्स के साथ, तो शायद किसान तब सुन भी लेते। लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका है। इसी रीजन से इनकी मेन डिमांड बस यही है कि इन तीनों लॉज को वापस ले लिया जाए। तो ये है कि किसान सिर्फ एक रिटन अश्योरेंस और एमएसपी से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि एक यूनिवर्सली अप्लाइड लीगल राइट बने एमएसपी। इनका कहना है कि मान लो सरकार यहां पर रिटर्न अश्योरेंस दे रही है एमएसपी की, लेकिन रियलिटी में तो सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, बाकी किसानों का क्या? इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मैंने बात करी देवेंद्र शर्मा जी से। एमएसपी कहा है उन्होंने कि एमएसपी जो है वो वादे रहेगा, जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये तो फिर स्टेटस को हो गया ना। अगर आप शांतकुमार कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, अगर उन्हीं 6% को मिलेगा तो फिर क्या चेंज हुई है? मेरा ये मानना है और किसानों का भी ये मानना है कि होना ये चाहिए कि 23 फसलों के ऊपर भारत में एमएसपी अनाउंस होता है हर साल। 23 फसलों पे अनाउंस होता है, लेकिन खरीद जो है वो गेहूं और धान पे होती है। और ये भी हम जानते हैं कि इस खरीद के करके ही पंजाब के जो किसानों की जो इनकम है वो कंपैरेटिवली बाकी देश के किसानों से सबसे ज्यादा है। और अगर ये किसान की इनकम पंजाब में ज्यादा है तो किसान भी चाहते हैं कि सारे देश में सब किसानों की इनकम पंजाब के बराबर हो। इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो क्यों नहीं हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न करते हैं कि एमएसपी को हम लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या लीगल अधिकार बनाते हैं किसानों के लिए कि इसके नीचे खरीद नहीं होगी। इससे 23 फसलें जो मैंने कहा है ना, जहां पर एमएसपी अनाउंस करती है सरकार, लेकिन कागजों में रह जाता है क्योंकि डिलीवरी नहीं हो पाती है, उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम ये 23 फसलों पे हम यूनिफॉर्म कर देते हैं कि आगे से इसके नीचे खरीद नहीं होगी, ये लीगल कर देते हैं, तो ये 80% जो कंट्री में ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसको कवर करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन, यानी कई पॉइंट्स पे उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ये करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें प्राइवेट मंडीज पर टैक्स लगाना तो वो लगा सकती हैं। तो जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा नहीं किया, उन स्टेट्स में तो वही हालत हो जाएगी जिसको लेकर किसान अपनी इतनी आवाज उठा रहे थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड उन स्टेट्स में नहीं हो पाएगी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने टैक्स नहीं किया प्राइवेट मंडीज को। उन्होंने अब ये कहा है कि स्टेट्स के पास ये पावर होगी कि वो जो प्राइवेट मंडियां हैं उसमें भी वो टैक्स लगा सकते हैं। ये सब बातें उन्होंने कही है, रेगुलेट भी कर सकते हैं ट्रेड को। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जब लॉज लेके आप आए थे, सेंट्रल लॉज आए हैं, तब तो आपने स्टेट को जितने उनके अधिकार थे वो आपने खुद ले लिए, अपने पास ले आए। क्यों नहीं हम ये अपने सेंट्रल लॉज में ही इसको लेकर आए कि अब ये जैसे उन्होंने पहले लेके आए थे कि भाई एपीएमसी के बाहर मंडियों में क्या होगा, वो तो अब भी लेके आ सकते हैं करेक्शन। तो वो why shift the responsibility to the state governments? सिमिलरली ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि वो चाहे तो अपना एक सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं प्राइवेट मार्केट्स को लेकर। अब कौन सी स्टेट ये करना चाहेगी, कौन सी स्टेट ये नहीं करना चाहेगी, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर आ जाता है। जबकि ओरिजिनली जो सरकार लॉ लाई थी उसमें सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल करना चाहती थी सरकार की, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। तो इन अमेंडमेंट्स की क्या वर्डिंग्स होगी, इस झंझट में पड़ने की जगह किसानों ने कहा कि हमारी एक सिंपल डिमांड है, इन तीनों लॉस को वापस लो। No farmers, no food, no future. Mr. Prime Minister, stop doing whatever is it you're doing. We need the farmers, not only in India, all over the whole world.
मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।